9th है ना। लेक्चर 9th में यदि हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमने कल पढ़ा था प्रोटीन। प्रोटीन में हमने एल्बुमिन के बारे में बता दिया था, क्या मेंटेन करता है, ब्लड कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ग्लोब्यूलिन होता है ये बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है, एंटीबॉडी। और हमारी बॉडी में 5 टाइप्स की एंटीबॉडी होती हैं। कितने टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, 5 टाइप से। कैसे याद रखोगे पांचों एंटीबॉडी का नाम, तो सब में एक चीज कॉमन है, आईजी कॉमन है। अब ये आईजी कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। तो उसका एक ट्रिक है GAMDE, गम दे, क्या गम दे, ठीक है। तो यहाँ हर जगह जी लगा दो, GAMDE, गम दे, है ना। तो ये 5 एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में, जिनको हम ऐसे सीक्वेंस से क्या नाम बोलेंगे, गम दे। क्लियर। तो ये IgG मतलब ग्लोब्यूलिन, IgA और IgM इनका मतलब ये शॉर्ट नेम है। अब यहाँ पे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ही 5 बनाएगी। अब इन सब का हम अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे IG, ये देखो गामा ग्लोब्यूलिन का बना होता है, ये टाइप ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन। टाइप ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, IgG। इसको हमने डिसीज वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था अच्छे से, है ना। तो IgG में देखो जो हमारी एंटीबॉडी रहती है ना, तो एंटीबॉडी का शेप कुछ ऐसा रहता है, बाई शेप की रहती है एंटीबॉडी। कैसे रहती है, बाई शेप की एंटीबॉडी रहती है। IgG इम्यूनो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एंटीबॉडी, छोटी और लाइट मतलब कि वेट कम होता है, कम वजनी। मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहती है। ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, दिस एंटीबॉडी इज डोनेटेड बाय द मदर टू द बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब कि ये मानो कि यदि आपके नीट एग्जाम में आना है तो यही वाले पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आता है। मतलब कि जैसे मान लो कि सबसे पहले जब बच्चा पेट में जाता है तो बच्चे को सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है, मिलती है। तो एंटीबॉडी मतलब कि हमारी बॉडी में ऐसा केमिकल जो हमको फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो बच्चे को एंटीबॉडी मिलती है वो एंटीबॉडी होती है IgG, ठीक है। ये कैसे, प्लेसेंटा मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा ना मम्मी से एक धागे टाइप के स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो जब बच्चा पेट में रहता है तो उसी मतलब प्लेसेंटा के थ्रू मम्मी की बॉडी से बच्चे को क्या मिल जाती है, एक एंटीबॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, IgG, ठीक है। तो देखो ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, दिस एंटीबॉडी इज डिनोटेड बाय द मदर टू द बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर IgG के बाद एक नेक्स्ट एंटीबॉडी आएगी IgA। ये भी देखो बाई शेप है, ये भी बाई शेप है। अब ये क्या होती है, देखो कौन सी, मॉलिक्यूलर वेट इतना है, परसेंटेज इसका ये है, ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट एंटीबॉडी। परमानेंट एंटीबॉडी होती है, फाउंड इन द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड लाइक मिल्क, सलाइवा etc. दिस एंटीबॉडी इज गिवन टू द बेबी बाय द मदर आफ्टर द डिलीवरी। मतलब जो IgG है वो प्रेगनेंसी के पहले, बच्चा जब पेट में था तभी मिल गया था, और जो ये वाली एंटीबॉडी होती है वो बच्चे को पैदा होने के बाद। अब समझना क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेबी को सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, तो IgG। बेबी को सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, पैदा होने के बाद, ठीक है, समझ गए ना। तो पैदा होने के बाद सबसे पहली ये है, अब पैदा होने के पहले वो है। अब बेबी को दूसरे नंबर में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर यही जाएगा, IgA, क्योंकि ये पैदा होने के बाद पहली है, लेकिन रियल में पहली कब मिल गई थी, समझ गए ना, ठीक है। तो ये देखो ना कोलेस्ट्रम। अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये तुम लोग देख पा रहे हो कोलेस्ट्रम, एक स्पेलिंग और होता है
कोलेस्ट्रॉल, ये वाला एंटीबॉडी नहीं बनाता, ये फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। एंटीबॉडी हमारा ये वाला कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मिल्क सिक्रीटेड जस्ट आफ्टर द डिलीवरी हैज़ द हाईएस्ट IgA। मतलब कि जो बोलते हैं ना कि माँ का पहला दूध बच्चों को पिलाना चाहिए, सुने होगे, ऐसा क्यों बोलते हैं अपन, माँ का पहला दूध बच्चों को पिलाना चाहिए? क्योंकि जो माँ का पहला दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी होती है। अब वही मतलब जो मतलब दूध बच्चा पीता है तो बच्चे के बॉडी में एंटीबॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बच्चा मजबूत हो जाता है, जिससे बाहर के बैक्टीरिया वगैरह उस पर अटैक करते तो उसको इन्फेक्शन नहीं होता है ना। यहाँ पे IgA में एक बहुत ही मतलब कहानी है, मैं मतलब क्या हुआ था, मैं देखी हुई कहानी, जब मैं छोटा था 9-10 में था, तो एक मेरी मामी जी थी, तो क्या करते थे, उनके एक बेबी हुआ, तो मामा और मेरे गांव से मतलब जहां मामा जी का घर था वहां से 3 किलोमीटर दूर एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है। तो मामा जी उनको सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे साइकिल में बैठा के ले जाते थे, और जो मामी का जो पहला दूध होता है ना, तो उसको जो ना मतलब नदी में वो लोग निकाल देती थी दूध। तो हमको समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों करते हैं। गांव में नहीं अलग अलग मान्यताएं रहती हैं कि वो टोटका टाइप को जो बनाए रहते हैं। फिर ना ये चीज़ लेकिन मेरे दिमाग में था कि ऐसा क्यों करते हैं, सच में ऐसा होता है। तो हमको दिमाग में था कि ये लोग आखिर ऐसा करते क्यों, हमको समझ में नहीं आता था। तो फिर मैं जब कोटा गया तो जब सर हमारे पढ़ा रहे थे कि जो पहला एंटीबॉडी होता है, तो माँ का जो पहला दूध उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी होती है। तो हमको समझ में आया कि मतलब बहुत सारी गाँव में ऐसी मान्यताएँ हैं जो कि, जैसे एक और मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि हम लोग हिंदुओं में ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि कोई किसी का पहला बेटा एक्सपायर हो गया, फिर यदि दूसरा बेटा भी मान लो एक्सपायर हो गया है, तो जो बच्चा पैदा होता है उसके कान में यहाँ पे बाली पहना देते हैं। सुनी हो तुम ऐसा? सुनी हो ना, तुम तो सुनी होगी। ऐसा कान में बाली पहना देते हैं यहाँ पे, वो भी कुछ टुटका होता है। बाल भी नहीं काटते और वो भी तो होता है। हाँ, बाल नहीं काटते हैं, ऐसे अलग अलग टुटका रहते हैं। ऐसे अभी क्या हुआ था, मेरे जो छोटा वाला भाई है ना, उसका पहला मतलब बेबी एक्सपायर हो गया था, तो उसका जो 2nd नंबर बेबी था ना, तो वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वो जब उसको घर में लेके आए, तो जो घर का कचरा नहीं फेंकते हैं, तो घर के कचरे में पहले एक चटाई बिछा दिए, उसको उसमें लेटाए, फिर अंदर लेके आए। ये भी एक टुटका है। ये कैसा पता नहीं। अरे सबसे मस्त तो मज़ेदार की कहानी मैं बताता, तुम लोगों को पहले बता चुका हूँगा, बताया था। हाँ, गोबर वाला। ये न्यू स्टार बगल में हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मैं नर्सिंग की लड़कियाँ आती थी, तो उनको पढ़ाने जाते थे, तो बता चुका था ना। तो वो लड़की मतलब उनसे पूछा गया कि मैं पूछा कि मतलब कि जैसे मान लो किसी लड़की का पीरियड मान लो 5 तारीख को आना है, तो क्या करें कि पीरियड आगे बढ़ जाए। तो पता है एक लड़की क्या बोलती है? हाँ, बोली कि वो गोबर का गोवर्धन नहीं बनाते गोल गोल, बोली गोबर का गोवर्धन और एक का सिक्का, दोनों को साथ में ले जाके तुलसी के पेड़ को बोल दो कि हे माता 2 दिन बाद आए। तो मतलब समझ गए। तो इस तरह से अलग अलग। चलो, तो ये मतलब गलत गलत मान्यताएं हैं, लेकिन वो वाली मान्यता सही थी। कौन सी वाली? वो जो मैं बताया था, खून के आंसू रोना। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि दोनों का pH वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया IgA। नेक्स्ट आ जाएगी IgM। ठीक है, देखो IgM भी बाई शेप ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, परसेंटेज इसका इतना होता है, मॉलिक्यूलर मास इतना होता है, बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ी और भारी एंटीबॉडी होती है ये। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड अपॉन द इन्फेक्शन बाय द पैथोजन। मतलब कि समझना, जैसे बेबी पैदा हुआ, बेबी जब पैदा नहीं हुआ था उसको पेट से IgG मिल गया, पैदा हुआ तो उसको कौन सी मिल गई? IgA। लेकिन जब उसको बाहर आया, अब बाहर आएगा तो अलग अलग बैक्टीरिया हैं, माँ के पेट में तो कोई बैक्टीरिया था नहीं, है ना। जब बाहर आया तो उसको अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग इन्फेक्शन, और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है बच्चों को। जैसे बच्चा कोई है ना, तो जो गांव की महिलाएं रहती है, लेडीज रहती है, तो उसको बच्चे को खिलाती है ना, प्यार करती है ना, ओ मेरा लल्ला लुल्ली जो भी ऐसा है ना, तो उसको अपन वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वहाँ होता है।
पता चले हाथ में गोबर लगा है, उसको गाल को खिला रही हैं और बेटा ऐसा करके, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो जब उस टाइम पे बच्चों को इन्फेक्शन होता है ना, तो जो उसको बचाती है तो वो हमारा IgM होता है। क्या लिखा पढ़ो ना, इट इज़ द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड अपॉन द इन्फेक्शन बाय द पैथोजन। ठीक है, नेक्स्ट IgD परसेंटेज इसका 13% है, मॉलिकुलर वेट है इतना। इट इज़ कॉल्ड द सरफेस और सरफेस एंटीबॉडी बिकॉज इट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। हम इसको सरफेस एंटीबॉडी बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ होती है, बी लिम्फोसाइड। अब बी लिम्फोसाइड तो बहुत बार बता चुके ना, बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड है ना, तो ये वहाँ पे चल ये हो जाएगा ना। सिर्फ 2 एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, ए और जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग 2 इंपॉर्टेंट है, लास्ट आएगा IgE, बहुत कम है देखो परसेंटेज इसका। मॉलिकुलर वेट भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ कॉल्ड द एलर्जिक एंटीबॉडी, ये सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलर्जिक एंटीबॉडी मतलब जब भी हमको किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो कुछ टाइम बाद हम ठीक हो जाते हैं, उसमें ये एंटीबॉडी काम आती है। सबको किसी न किसी से एलर्जी तो लगभग लोगों को रहता है। जैसा मेरे को धूप से एलर्जी है, जैसे अभी गर्मी का सीजन आ जाएगा ना, अब यदि मेरे हाथ में यहाँ पे कंटिन्यू आधे घंटे धूप लग जाएगी तो यहाँ दाने निकल आएंगे, यहाँ दाने निकल आते हैं। तो किसी को धूल से रहती है, किसी को कोयले से रहती है, किसी को साबुन से रहती है, किसी को दाल से रहती है ना। तो सबको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी रहती है। किसी किसी को ठंडी से एलर्जी रहती है, ऐसे शरीर में ऐसे पैचेस टाइप के बन जाते हैं, है ना, इस तरह से। चलिए, प्रोड्यूस कॉल द एलर्जी, तो ये हो गया हमारा 5 एंटीबॉडी। अब देखो, अभी जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट गोल्डन की पॉइंट टाइप के हैं, मतलब इनका ज़्यादा रिलेशन किसी से नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन, जो कि 0.3% होता है। फाइब्रिनोजन भी 0.3% होता है। अब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का काम क्या है, तो ये दोनों हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। अब जब मैं ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा तो ये दोनों नाम आ जाएंगे, तो याद रखना क्या सर ने बताया था यहाँ पे। फिर सिंथेसाइज एंड एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द लिवर, जिनका सिंथेसाइज कहाँ होता है, लिवर में। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन और इट हेल्प इन द ब्लड कोगुलेशन, मतलब स्टोर होता है। हाँ ठीक है, सिंथेसाइज मतलब संश्लेषित होता है, ऐसा। तो देखो, इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को इतना चीज़ याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, उनको भी अपने को याद रखना है। सबसे पहले देखो, यदि हम बात करें ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज़ हो गई, तो डायबिटीज़ की जांच 2 बार होती है। एक बार होती है फास्टिंग, बिना कुछ खाए सुबह सुबह, और एक बार होती है खाना खाने के बाद। दोनों पे जब आप खाना खा लोगे तो आपने ग्लूकोज खा लिया, तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आता है, और मतलब यदि खाना नहीं खाए हो तो अलग आता है। तो एक बार सुबह अपन जब डायबिटीज़ चेकअप कराने जाते हैं तो बोलता है ना डॉक्टर, बिना खाए आना। ठीक है, तो यदि हम बात करें ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml, ये होता है फास्टिंग टाइम पे, मतलब बिना खाना खाए। खाना खा के चलाओगे ये नॉर्मल रेंज है। यदि आपका ग्लूकोज का लेवल 80 से 100 के बीच में है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, यदि आपने खाना खा लिया तो इसका लेवल बढ़ के 120 नॉर्मल हो जाएगा। वैसे अपने यहाँ पे 120 से 130 नॉर्मल रेंज मान के चलते हैं, तो खाना खाने के बाद नॉर्मल रेंज हो जाता है 120 से 130, और बिना खाना खाए इतना।
यदि आप खाना खा के डायबिटीज़ चेक कराते हो, आपका इतना वैल्यू आ रहा है तो भी आप नॉर्मल हो, आपको डायबिटीज़ नहीं है। फिर इन द एक्सीड 140 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml अपियर इन यूरिन इज द ग्लाइकोसूरिया। मतलब एक्सीड मतलब यदि आपका डायबिटीज बढ़ गया है तो 140 से 180 तक आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, मतलब कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज। कहाँ पे? यूरिन के अंदर ग्लूकोज। ये वाली बात को ध्यान रखना। अभी एक आगे मैं 5 या 10 मिनट बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुम लोगों से, ठीक है, यहीं से। फिर उसके बाद हम बात करें, ये दिया तो है बढ़िया नीचे देखिए, 70 से 110 फास्टिंग टाइम पे, 110 से 140 नॉर्मल, मतलब फास्टिंग बिना खाना खाए, यहाँ खाना खाने के बाद, दोनों टाइम पे ये अलग अलग वैल्यू गिवन है। फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 80 से 180 मिलीग्राम। सुनो, यदि किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जैसे तुम लोग ज़्यादातर मूवी वगैरह में देखे होंगे कि क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, मूवी में जो एक्टिंग मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका लड़का जाता है कहीं पे कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होता है, उसको किसी गरीब घर की लड़की पसंद आती है, उससे प्यार हो जाता है और शादी करके आ जाता है। जैसे शादी कर, पुरानी मूवी में जैसे शादी करके आता है, गेट खुला रहता है, उसका बाप देखता है कि उसका लड़का गरीब घर के लड़कियों की शादी करके आ गया, उसको ओ ऐसे अटैक आता है, वो तो क्या होता है उस टाइम पे, जो अटैक होता है ना, उसकी बॉडी में देखो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। अब यदि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसका, जैसे उसको देखेगा तो उसका एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा, और जैसे एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और जैसे हार्ट बीट बढ़ेगी तो उसके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे पार्टिकल जाके अटैच हो जाएंगे, और जैसे कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे पार्टिकल वहाँ के जाके अटैच हुए कोरोनरी आर्टरी में, तो हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिलेगा, उसको अटैक आ जाएगा। समझ गए? तो ये होता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल इतना होता है, ब्लड यूरिया लेवल इतना होता है यूरिन टेस्ट में। फिर इफ द लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड एक्सीड इतना, देन इट इज कॉल्ड द यूरेमिया स्टेट। यदि, अब देखो यूरिया क्या होता है पता है? यूरिया जो गांव में नहीं, खेतों में यूरिया और डीएपी जो है ना, मतलब ये क्या होता है, प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल होता है। जब हम प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, वो होता है यूरिया, ठीक है। और यदि यूरिया यूरिन में ज़्यादा होता है तो कुछ टाइम बाद अपनी बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे जो लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं ना, जैसे जिम उम लोग जाते हैं, जो लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं ना, उनको ये बीमारी होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि देखो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो डाइजेशन प्रोटीन का ज़्यादा होगा, डाइजेशन प्रोटीन का ज़्यादा होता है, एक्सेस क्वांटिटी में यूरिया ज़्यादा निकलेगी, और जितना ज़्यादा यूरिया निकलेगी, यूरिया का नेचर पॉइजनस होता है। यदि हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक यदि यूरिया रुक जाए ना तो जहर बन जाती है। इसका भी एक आगे कहानी है, हम आगे बताएंगे, है ना। फिर आरबीसी बिकम द इरेगुलर इन शेप, है ना, शेप जिसको हम बर्ड सेल बोलते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि बर्ड सेल क्या होती है, BURR। तो बर्ड सेल क्या होती है? जब आरबीसी हमारी नॉर्मल स्फेरिकल होती है, लेकिन ये कभी कभी आरबीसी का साइज चेंज हो जाता है, कुछ ऐसे अलग टाइप की हो जाती है, जिसको हम बर्ड सेल बोल देते हैं। आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन हैज़ द यूरेमिया इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है। मतलब कि ये भी हमारा जो आरबीसी का साइज चेंज हो जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, एनीमिया। फिर एक और डिसीज़ है, मतलब कि हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन क्या होता है, ये भी एक क्लोटिंग फैक्टर होता है, जो कि क्या करता है, एक टाइप का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड का टाइप्स होता है, जो कि ब्लड क्लोट में प्रिवेंट करता है, ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, ठीक है। चलो अब एक हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि अपने क्लास में किसी को डायबिटीज़ है, या अपने परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, या अपने कॉलोनी में किसी को डायबिटीज़ है, लेकिन अब उसको ना डायबिटीज़
पैथोलॉजी लैब में जाके वो चेक नहीं करा सकता कि उसको डायबिटीज़ है। तो और क्या तरीका है डायबिटीज़ चेक करने का? क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे मान लो किसी को डायबिटीज़ है लेकिन वो लैब में जाके पैसा खर्च नहीं कर सकता डायबिटीज़ चेक करने में, तो और कौन सा तरीका है कि वो डायबिटीज़ चेक कर ले? जल्दी बोलो। बार बार वॉशरूम जाएगा, वो तो चाय पीने के बाद भी लोग जाते हैं ज़्यादा। और वॉशरूम जाएगा, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। और क्या? बीपी। वैसे तो देखो नॉर्मल तो ये सारे सिम्टम तो और भी बीमारी के हैं ना, बीपी लो, कमजोरी आना, भूख ना लगना, ये तो और भी बीमारी के सिम्टम्स हैं। ऐसा सिम्टम्स बताओ कि ये डायबिटीज का स्पेशल सिम्टम्स हो। हैं? कर तो दिए, अब वो पढ़ तो लिए थोड़ा बहुत। मैं बता दूं जैसे मान लो कि किसी पे कॉलोनी में किसी को डायबिटीज़ है, अपने को शक है, तो उसको बोलो कि यार तुम एक काम करो, जो सूसू है ना तो वॉशरूम में मत जाओ, मतलब सूसू कहीं ऐसी जगह जाओ, कोई दीवार उवार रहती है यहाँ पे मना है ना, तो हाँ, तो उसको बोलो कि तुम ऐसी जगह पे सूसू जाओ जहाँ पे कोई और ना जाए। वो वहाँ पे सूसू चला जाए, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद वहाँ पे दोबारा जाओ चेक करने। ठीक है, यदि वहाँ पे चींटियाँ आ गई हैं मतलब उसको डायबिटीज़ है। और चींटी क्यों आएंगी? क्योंकि उसके सूसू में क्या आ जाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मीठा होता है, तो जहाँ वो सूसू जाएगा वहाँ चींटियाँ आ चुकी होंगी। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये तरीका है। चलिए, नहीं, एक और हम बात करते हैं डिफेंस कंपाउंड। डिफेंस कंपाउंड ये होता है हमारी बॉडी के शोल्डर्स, हमारी बॉडी की सेना, जो कि यदि बाहर से कोई हमारी बॉडी में अटैक करता है तो उससे लड़ाई करती हैं। कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं, जैसे हम अपने बोलते हैं, अपन लोग नॉर्मल तुम लोग सुने होगे, हमारे इंडिया की डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारी इंडिया की सेना इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, आर्मी जो भी है। तो ऐसे हमारी बॉडी में भी कोई ना कोई आर्मी है। कौन सी आर्मी है? तो अलग अलग हैं। देखो, कोई जल वाले, कोई ऊपर वाले, कोई ऐसे आर्मी, नेवी, और ये सब अलग अलग रहते हैं ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो डिफेंस कंपाउंड में सबसे पहले आता है लाइसोजाइम। क्या आता है? अब एक नया क्वेश्चन है, वो पूछूं, जैसे मान लो अपने को कहीं चोट हो गई या पिंपल्स लग गया या सड़ने लगा, तो बोलो वहाँ कुत्ते से चटवा लो तो सही हो जाता है। यदि कुत्ता चाट दे, हाँ सच में, जैसे मान लो कि मेरे यहाँ चोट लगी है और ये पक गया है, घाव ठीक नहीं हो रहा, तो जो डॉगी होते हैं ना, कुत्ता, यदि वो चाट लेगा तो सही हो जाएगा। 3-4 बार चटवा लो। बोलो ऐसा क्यों, क्या होता है ऐसा? सर ये लाइजो मतलब एक सिरप आती है ना, इस नाम से। बोलो, मैं बताऊं? देखो, अब पहले लाइसोसोम का काम सुनो, फिर उसका आंसर तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो लाइसोजाइम क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन एंजाइम डिसॉल्व द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देम। समझना, जैसे देखो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इसमें अटैक करता है, अब बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है। और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल डिसॉल्व हुई तो मटेरियल ये बाहर निकल जाएगा और इसकी डेथ हो जाती है। अब हमारे हाथ में जो इन्फेक्शन है वहाँ पे कुत्ते ने चाट लिया, अब कुत्ते के सलाइवा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाइसोजाइम होता है, और जैसे कुत्ते ने वहाँ चाटा तो अपना सलाइवा तो यहाँ लगाएगा, और जैसे कुत्ता यहाँ सलाइवा लगाएगा तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? लाइसोजाइम चला जाएगा, और जो यहाँ पे बैक्टीरिया थे उनके बैक्टीरिया को लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर देगा? मार देगा, घाव ठीक हो जाएगा। इसलिए जहाँ कुत्ते की चोट लगी होती है और जहाँ जहाँ कुत्ते का मुंह चला जाता है उस जगह की सारी चोट कुत्ते की अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे कुत्ते को मतलब कहीं चोट लग गई ना, और कुत्ते यदि उसको चाट लेगा तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो और अच्छा है,
एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो ये अपने लिए अच्छा और अच्छा है तो क्या, क्या बात अरे तो कुत्ते को कोई बीमारी है नहीं है उससे क्या मतलब, तुमको उसके सलाइवा से मतलब है ना। तो सलाई में क्या अपना सलाइवा नॉर्मल रहता है। हमारे सलाइवा में भी कुछ क्वांटिटी में रहता है, इसलिए कहीं चोट वोट लगती है तो ऐसे अपन करते हैं ना, गांव वाले ऐसे करवा। अरे यार तुम लोग समझ, कभी चोट लगती है तो ऐसे मुंह में सीधे हाथ नहीं जाता है। अरे कोई कोई तो पैर भी चला जाता है मुंह में किसी का। नहीं नहीं, चला जाता मेरा तो चला जाता है, मेरा तो साफ रहता है, जूते पहने रहता हूँ हमेशा। है सच में मेरा तो चला जाता है, नहीं कोई दिक्कत। जब गांव में रहते थे क्रिकेट खेलते थे, जब जरूर नहीं जाता था, अब तो चला जाता है। ये गर्म हो गया। चलिए फिर इसके बाद क्या दिखा, देखो प्रॉपर्टीज। तो लाइसोजाइम की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो पहला है दीज आर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सिक्रीशन बाय द बैक्टीरिया वायरस, इट इज कॉल्ड द एंटीटॉक्सिक। हाँ प्रॉपर्टीज नहीं है, हाँ प्रॉपर्टीज है। नहीं, लेकिन ये क्यों नहीं, प्रॉपर्टीज भी तो सही है, ऐसा थोड़ी है। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो यही तो हम बताएंगे ना कि ये बैक्टीरिया का और वायरस की सेल वॉल को मार देगा, जो टॉक्सिक मटेरियल होगा उनको भी मार देगा, एंटीटॉक्सिक जैसे काम करता है। नहीं है, टॉक्सिन क्या होता है एंटीटॉक्सिक मतलब विषैला पदार्थ। चलिए अब देखो हार्मोन्स, ये सारे के सारे पॉइंट पता है ऐड क्यों कराए गए हैं, क्योंकि आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, मैंने क्या बोला था कि एनिमल टिश्यू एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से पूरी की पूरी हमारी जूलॉजी कवर हो जाएगी। आपको पता है ये टिश्यू के अंदर सब नहीं आ रहे पूरे केमिकल, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं डाइजेशन पढ़ाऊँ, नर्वस पढ़ाऊँ, एंडोक्राइन पढ़ाऊँ, तो ये सारे टॉपिक जब वहाँ आए ना तो तुम लोग कन्फ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ यहाँ पढ़ना जरूरी है। अब आ जाएगा देखो हार्मोन्स। देखो कितना छोटा सा लिखा हुआ हार्मोन के बारे में। हार्मोन एक टाइप का केमिकल्स होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। जो हार्मोन्स होता है तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन स्टेबलाइज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड इज, है ना, इट इज ऑल्सो डन बाय द प्लाज्मा। ठीक है, बाकी हार्मोन्स के बारे में याद रखो, ये एक टाइप का क्या होता है, प्रोटीन होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म होती है उसको एक्टिवेट करता है। और हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में जितना ज़्यादा ब्रेन का रोल होता है उतना ही हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल होता है। जैसे हमको गुस्सा आना, ठीक है, और इमोशनल होना, भागना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो किस पे डिपेंड करती हैं, हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, स्टार्ट हो गया अब ब्लड कार्पुकल्स का आरबीसी। अभी तक जो मैंने बताया वो तुम्हारे टॉपिक में इस चैप्टर का नहीं था वो चीज़, फिर भी मैंने इसलिए बता दिया कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब तुम्हारे चैप्टर का चीज़ आ जाएगा ब्लड कॉर्पुकल्स में आरबीसी। अब समझो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ मॉडिफाइड करते हैं। हम लिखे हैं ब्लड कॉर्पुकल्स। कॉर्पुकल्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि ब्लड एक टाइप का टिश्यू होता है, कणिकाएं। समझ गए, तो हम इसको इसलिए कॉर्पुकल्स लिखे हैं क्योंकि हमारा रियल में रेड ब्लड सेल नहीं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुकल्स मतलब RBCS, ये एकदम सही तरीका है RBC को लिखने का। तुम लोगों ने देखा होगा कई बार मैंने साइड में S बनाया हूँ, मतलब कि बहुत सारी सेल्स, ऐसा बोल सकते हो, मतलब सेल नहीं, सेल्स या कॉर्पुकल्स। जो हमारा आरबीसी है रेड ब्लड सेल नहीं है रियल में, वो क्या है, देखो सेल कैसे होगा, तो टिश्यू है ना, मतलब या तो सेल्स होंगे या तो कॉर्पुकल्स होंगे। ठीक है, ऐसा। तो इसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट। देखो पुराने बच्चों को पता है लेकिन नए बच्चे इसको ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है नीट में ना आरबीसी के बारे में नहीं बोलता, बोल देता है इरिथ्रोसाइट, तो पता होना चाहिए इरिथ्रोसाइट आरबीसी का ही नाम है। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट।
WBC का नाम है ल्यूकोसाइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब RBC के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे, ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को फोकस करना है और इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो पहला हमारा है इरिथ्रोसाइट इज बाइकॉन्केव इन मैमल्स। बाइकॉन्केव मतलब समझ गए, ये होता है कॉनकेव, ये होता है बाइकॉन्केव। तो RBC कुछ ऐसे होती है, उत्तर टाइप की, ठीक है। सर्कुलर एंड विदाउट न्यूक्लियस, या तो गोल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। RBC के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना। RBC ब्लड एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन RBC एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब RBC बन रही होती है तब न्यूक्लियस रहता है। पूरी बनने के बाद अब देखो आपको कंफ्यूज कैसे करता है कि RBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट, तो आंसर जाएगा एब्सेंट। ये 99% बच्चों को पता रहता है कि RBC के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन जब एग्जामिनर नीट में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे क्या पूछता है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ RBC, मतलब कि RBC बनते समय न्यूक्लियस था कि नहीं, तो था। क्योंकि NCERT में ये नहीं लिखता है, NCERT में सीधे सीधे लिखता है कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, समझ गए। हाँ, RBC वो NCERT में क्या लिखता है कि RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि पहले तो था जब RBC बन रही थी, RBC बनने के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया, समझ गए, ठीक है। प्रोडक्शन बट इट इज डिसअपियरिंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन, सो मैच्योर RBC डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ऊपर के 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट था कि मैमल्स में बाइकॉन्केव होता है, सर्कुलर होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि RBC जब बन रही थी तब न्यूक्लियस था, लेकिन RBC बनने के बाद न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया। अब आ जाइए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड द बाइकॉन्केव नेचर द सरफेस एरिया इंक्रीज ड्यू टू विच RBC हैज मोर स्पेस फिल द हीमोग्लोबिन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो RBC के अंदर यदि न्यूक्लियस नहीं था तो स्पेस ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर स्पेस कौन खा लेता था, न्यूक्लियस, तो स्पेस ज़्यादा हो गया। स्पेस ज़्यादा होने के वजह से इसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, HB, मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की 4 बाइंडिंग साइट होती है जहां पे हम जोड़ते हैं O2। यदि हम बात करें नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, हम लोगों का नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन का कितना होता है, कौन बताएगा, नहीं पता कितना होता है, कितना, 7, नहीं 7 तुम्हारा निकला था क्या, कितना होता है नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन का, नहीं पता, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। आइए देखो, ये ऐसी चीज़ें पता होना चाहिए ना यार। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन इंडिया, हमारे इंडिया के लोगों का नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रेंज क्या होता है। तो हम यदि बात करें सबसे पहले मेल, फिर हम बात करेंगे फीमेल, तो मेल में होता है 14 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल की बात करें तो 13 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे ज़्यादा है कम हुआ तो मतलब इससे कम हुआ तो भी बीमार है, ज़्यादा हुआ तो भी बीमारी है। मेंटेन रहना चाहिए हीमोग्लोबिन का वैल्यू, और हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए। ज़्यादातर यदि अपन लोग चेक कराते हैं ना तो हम लोगों का ज़्यादातर 12, 11, 12, 13 निकलता है। 9 से कम होना बहुत बड़ी बीमारी हो जाती, फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, इसलिए 4 कभी नहीं होगा, 14 हो सकता है। और 15 से ज़्यादा होना
वो भी मतलब इतना ज़्यादा, मतलब तुम अब ज़्यादा भर भर के खाओगे प्रोटीन वगैरह तो ऐसा होगा, लेकिन ये नॉर्मल रेंज होता है। ऐसे ग्लूकोज का, डायबिटीज़ का नॉर्मल रेंज क्या होता है? तो डायबिटीज़ यदि फास्टिंग है तो 70 से 110 और खाना खाने के बाद 110 से 140, बता था ना अभी। तो ये नॉर्मल रेंज वाली चीज़ें पता होना चाहिए नॉर्मली। जैसे बीपी है तो बीपी कितना होता है? 80 से 120 नॉर्मल है, 80 से कम है तो बीपी लो और 120 से ज़्यादा तो बीपी हाई। तो नॉर्मल चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, है ना। और सुगर है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है क्योंकि अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन, राइबोसोम, जरूरत ही नहीं है इसकी क्योंकि अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो कोई मेंटेन ही नहीं करेगा। एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क कॉल्ड द स्टोमेटिन। इट इज स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। मतलब क्या होता है? जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का साइज क्या होता है पता है? 7.5 माइक्रोमीटर। यदि कभी कभी 7 माइक्रोमीटर दिया हुआ है तो भी सही है। अब हमारी जो आरबीसी हो फूली हुई है, आरबीसी फूली हुई है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई इसको ऐसे शेप दे रहा है। हमारा हाथ ऐसे क्यों है? क्योंकि हड्डियां हैं जो इसको ऐसे शेप दे रही हैं। हड्डी निकाल लो हाथ से, इतने से क्या बचेगा? एक डाउट था। हाँ, तो सर ये आपने जो बताया था कि 7.5 वाला, इसलिए अगर 7.4 दे दे और 7 दे दे तो क्या अंतर है? कोई नहीं, सेम होता है। बहुत कम क्वांटिटी होती हैं ये चीज़ें। मतलब जैसे मान लो कि मैं तुमको बोला यार यस तुमको आज 100 किलोमीटर जाना है, फिर मैंने बोल दिया यार तुम 100 किलोमीटर मत जाओ, 100 किलोमीटर में 2 कदम कम जाओ, क्या डिफरेंस है? तो उनका 7.4 हो जाएगा सामने। जो मैंने क्वेश्चन पूछा तुम समझ गए क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। अब 2 कदम मतलब तो किसी टाइम भी जा सकते हो, तो इतना कुछ नहीं मैटर करता है, ठीक है। मतलब जो आरबीसी का शेप होता है, जो उसका एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन में कौन सी प्रोटीन रहती है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। चलो नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज हाईली फ्लेक्सिबल नोन एज डोनन्स मेम्ब्रेन। ये नीट में कई बार आ चुका है। जो सुनो ना, मैं सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर में बोला हूँ कि ये नीट में आया है, ये नीट में आया है, क्योंकि अकेले इस सीट से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऐसा, अभी तक तो जो थ्योरी लिखवाते थे ना तो मैं बोल देता था कर लेना खुद से, लेकिन यहाँ पे देखो आप एक एक लाइन को मैं पढ़ के और समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो फिर से सुनो, आरबीसी जो रहती है तो 120 दिन तक जिंदा रह सकती है। साइज 7 माइक्रोन मीटर होता है। मैं आरबीसी के बारे में जो जो अभी सीखा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले आरबीसी जो होता है मैमल्स में रहती है, बाइकॉनकेव शेप, स्फेरिकल्स होती है जहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, बट एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। फिर जो आरबीसी का, हाँ, फिर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट होने की वजह से उसके अंदर का स्पेस बढ़ जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन आ जाता है। फिर उसके बाद आरबीसी का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है। फिर आरबीसी का जो मतलब एंडोस्केलेटन होता है, उसके अंदर का जो शेप प्रोवाइड होता है वो कौन कौन प्रोवाइड करवाता है? तो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है तो इसकी हाई मतलब सॉरी एक चीज़ और बचा है ना, एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटिन। और आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब जो इसकी ये वाली कवरिंग है, तो कवरिंग कैसी होती है? हाईली फ्लेक्सिबल। मतलब तुमने आरबीसी को दबा दिया फिर से वैसे फूल जाएगी, जैसे यहाँ पे है, हमने ये आरबीसी को दबा दिया, छोड़ा फिर वैसी हो जाएगी, ठीक है। और ए फ्लेक्सिबल जिसको हम क्या बोलते हैं? डोनल्स मेम्ब्रेन। आरबीसी इरिथ्रोसाइट स्ट्रक्चर, आ जाओ। यदि हम बात करें आरबीसी, हमारा आरबीसी कंप्लीट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये देखो कुछ ऐसा है, ये होता है टॉप व्यू, बाहर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। साइज कितना है? 7 माइक्रोमीटर्स। और साइड से यदि तुम ऐसे देखोगी तो ऐसे दिखेगी, मतलब कि जैसे देखो क्या बताऊं, जैसे सिक्का है, सिक्का है तो ऊपर सिक्के को ऐसे देखो, मेरे पास भी है,
ये देखो, जैसे ये सिक्का है तो सिक्के को आप यहाँ से देखोगे तो गोल दिखेगा, लेकिन अब सिक्के को यदि आप साइड से देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से 2.5 दिखेगा। यहाँ 7 माइक्रोमीटर है, लेकिन यहाँ का कितना रहेगा 2.5। तो यदि आप साइड व्यू में देखोगे तो साइड व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीसी को लेके। चलिए आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी इज absent। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज absent ड्यू टू absence ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। ये पता है, ये वाले पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो? हाँ, पूछो कैसे? आरबीसी मतलब ये मानो कि तुम इस पॉइंट को तुमको समझने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है। या तो हम इस पॉइंट को छोड़ दें, या तो तुम लोग इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के समझने का प्रयास करना। मैं बोल देता हूँ एक बार, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आ गया तो दिल में मत लेना। दिमाग में ले लोगे तो आ ही जाएगा समझ में। ठीक है, देखो बात जरा सा ये है कि हम लोग एरोबिक प्राणी हैं, ये क्या होता था ये? जो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। दो टाइप्स के प्राणी होते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक, मतलब कि वायवीय और अवायवीय। जो सांस में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायवीय, जो ऑक्सीजन नहीं लेते वो अवायवीय। क्या कोई सी भी गैस ले लेते हैं वो लोग, उनको गैस से मतलब नहीं रहता। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, ध्यान से, ठीक है? बोलूं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो लोग ऑक्सीजन गेन करते हैं, और जो हमारी आरबीसी है, हमारी आरबीसी खुद ऑक्सीजन को कैरी करती है, लेकिन आरबीसी एनारोबिक बिहेव करती है। लॉजिक ही समझ में नहीं आया? मैं अभी तक तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर है, फिर भी आरबीसी एनारोबिक है। क्यों? कौन हीमोग्लोबिन से बाइंड है? ऑक्सीजन, लेकिन हीमोग्लोबिन कहाँ है? हाँ, तो आरबीसी फिर एनारोबिक क्यों है? नहीं, गलत नहीं है, लिखा सही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं बता दूं, आओ सुनो, देखो जितने भी एरोबिक ऑर्गन्स हैं, जहां पे एरोबिक वाली प्रोसेस होती है, जहां पे ऑक्सीजन यूज होता है, वो सारी की सारी चीजें होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसा कि क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, है ना, सारे के सारे कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो ऑक्सीजन होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के वजह से इसके पास ऑक्सीजन बहुत सारा है, फिर भी कैसा है? एनारोबिक। आप एक कोचिंग में एडमिशन ले लिए, वहां पे 100 टीचर हैं, आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, लेकिन कोई बायोलॉजी के टीचर ही नहीं है, कर लो नीट की तैयारी। समझ गए? आपके पास ऑक्सीजन तो बहुत सारी है, लेकिन जो ऑक्सीजन का यूज करता है, उसका जो मास्टर माइटोकॉन्ड्रिया है वही नहीं है, तो क्या करोगे ऑक्सीजन? आगे सुनने, हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं आया, फिर भी हम सोच रहे हैं कि आ गया। चलो नेक्स्ट, ओनली हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 36% ऑफ टोटल वेट ऑफ आरबीसी। मजा आ गया। एंड 99% ऑन द ड्राई वेट, मतलब कि जो टोटल आरबीसी का है तो हीमोग्लोबिन 36% वेट अकेले कवर करता है,
यदि हम ड्राई आरबीसी लें तो 96%, मतलब जो लिक्विड का यदि हम पानी को बाहर निकाल दें तो सबसे ज़्यादा मेन तो हीमोग्लोबिन ही होता है। 96% मतलब क्या, लगभग तो वही हो गया ना। ठीक है, इन आरबीसी ओनली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंजाइम आर प्रेजेंट, क्रेब्स साइकिल एंजाइम आर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, इसलिए क्रेब्स साइकिल वाले एंजाइम एब्सेंट। जहां माइटोकॉन्ड्रिया वहां O2, जहां O2 वहां एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के साथ वाली, है ना। तो ये भी पॉइंट है। हालांकि यदि तुम लोगों को बेसिक चीज़ें पता है, यदि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना ज़्यादा, तो वेट करो, मैं प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, ये सब फिर से रिपीट होगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं लेने का। इन आरबीसी इंपॉर्टेंट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट which increase the rate of formation of dissolve of the carbonic acid by the 5000 times fastest catalytic enzyme of the zinc. Next है RH antigen is present on the surface of RBC. RH antigen होता है, फिर सिंगल RBC pale yellow in color और with group of RBC is red in color. मतलब जो एक सिंगल RBC होती है वो इस कलर की होती है, रेड ब्लड सेल, पेल येलो कलर की होती है। फिर इन आरबीसी रेड कलर रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, कंपोजिशन ऑफ आरबीसी 60% वाटर 40% सॉलिड पार्ट। ये इधर के उतना ज़्यादा खास नहीं था क्योंकि पहले भी मैं इनके बारे में बोल चुका था। अब बात करो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होगा, मैंने कल बताया था, हीम और ग्लोबिन। जो हीम होता है मेड ऑफ आयरन से बनता है एंड पोरीफायरिन। मायोग्लोबिन प्रेजेंट मसल्स इन द मायोग्लोबिन, आयरन फाउंड इन द Fe+3 फॉर्म में। ये भी आता है कि मायोग्लोबिन में Fe+2 की +3, तो आंसर जाएगा +3। हीमोग्लोबिन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीजनेशन ब्लड। एक क्वेश्चन आता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि बंद कमरे में चिमनी जला के नहीं सोना चाहिए, क्यों? अरे मतलब बंद कमरा है, बंद कमरे में नहीं, गांव में पहले चिमनी आती थी, मिट्टी का तेल और वो सब बनाते थे, तो बंद कमरे में चिमनी जला के नहीं सोना चाहिए, क्यों? तो उससे क्या होता है? बोलो। एक देवता आते हैं, तो क्या बोल रही हो? देवता मतलब यहाँ पे कहाँ आ गए साइंस में? कौन से? हीमोग्लोबिन महाराज की जय। बोलो, तुमको पता है? तुमको? अंधेरे कमरे में दिया जला के नहीं सोना चाहिए, कोई आ जाएगा चोर वोर। देखो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि पक्का मकान यदि बना है तो अंधेरे कमरे में चिमनी जला के नहीं सोना चाहिए, क्यों? इसका आंसर बता दूं? क्योंकि जल्दी से भूत आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी द 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है ना, तो 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। इस तरह से 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट द 20 ml ऑफ O2 एंड 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन द 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाओ, ग्लोब्यूलिन। ईच मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लोबल प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। 3 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन A, B, F, है ना। एडल्ट में एडल्ट और फीटल, और इनका बस ये याद रखने की जरूरत नहीं है हालांकि यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन F इज द हायर देन दैट ऑफ द एडल्ट हीमोग्लोबिन। मतलब सीधी सी बात, जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का सांस का ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, बच्चों में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनकी बीट भी ज़्यादा होती है ना, हार्ट बीट या रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें। अब सुनो, बंद कमरे में क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, उसका आंसर सुनो।
देखो जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, O2 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 ऑक्सीजन डीजनरेशन रहता है तो CO2 सर याद आ गया। ठीक है, फिर भी गलत याद आया है। हाँ क्या देखिए आपको ये देखो ना, अभी तुम बोलूँगा तो मिला लेना, क्या था, यही था क्या? ये आरबीसी है। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब आप यहाँ पे चिमनी जला दिए हो तो चिमनी में बहुत सारा क्या निकलेगा, बोलो? CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट CO2। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग साइट है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। अब उस बंद कमरे में धुआं निकलेगा तो जो ऑक्सीजन थी वो जो दिया जल रहा था तो ऑक्सीजन को यूज कर लिया जलने के लिए, क्योंकि जलने में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ ऑक्सीजन दिया जलने में यूज हो गई, कुछ ऑक्सीजन तुमने सांस ले लिया। तो उस बंद कमरे में, क्योंकि पक्का घर बना है तो बंद कमरे में ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई। तो जो इंसान जैसे मान लो 9 बजे अपन ने लेटे दिया जला के, सुबह तक 12, 1, 2 बजे तक पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो जब सुबह होगी 6, 7 बजेगा तो लेटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी आरबीसी है, तो अब आरबीसी में के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, CO। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह ये बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक टाइप का जहर होता है। इंसान का राम नाम सत्य हो जाएगा, सोएगा तो उठेगा ही नहीं। सोता ही रहेगा वो मजे से। इस वजह से बंद कमरे में चिमनी जला के नहीं सोना चाहिए। हाँ, सर अच्छा है पर ये मास्टरमाइंड इससे कच्चे मकान का क्या था? कच्चा मकान रहेगा तो छांदी से धुआं निकल जाएगा ना, ऑक्सीजन आ जाएगी। कच्चे मकान में जगह रहती है। मकान कहते हैं ना। कच्चा मकान मतलब वो कच्चा पक्का मतलब वो हाँ सब देगा सर, वो तो सब देगा। गांव वाले घर। हाँ भाई बना अभी। चलिए जल्दी से, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती, जल्दी बोलो? ह्यूमन में 120 डेज, न्यूबॉर्न बेबी में 100, रैबिट में 80 और फ्रॉग में इतना। एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 से 127। आरबीसी काउंट, नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, तो हमने पहले बता दिया ह्यूमन में मेल में है, फीमेल में है। नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, यदि आरबीसी की नंबर बढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया, और डिक्रीज इन आरबीसी तो एनीमिया। अब देखो क्या होता है, आरबीसी का नॉर्मल साइज होता है स्फेरिकल। आरबीसी का नॉर्मल साइज है कुछ ऐसा। किसी भी रीजन के वजह से यदि आरबीसी का साइज चेंज हो जाए, हंसियाकार आरबीसी हो जाती है। हंसिया देखे हो ना, गांव में खेत काटने के लिए यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हंसिया ही तो बोलते हैं क्या? हाँ, दनाता जो भी है, चना और सोयाबीन का है, ठीक है। तो ये होता है, तो नॉर्मल आरबीसी का साइज जब ऐसा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। मेरी बात तो सुनो, चीज़ें तुम लोगों को याद करने के लिए आज बहुत हो जाएगी, क्योंकि पूरा थ्योरी भर भर के है। तो यहाँ अच्छे से, रितेश अच्छे से सुनना बेटा। चलो, टाइप ऑफ एनीमिया। अब पहला होता है विटामिन B12 की कमी से, दूसरा है आयरन की कमी से। तो विटामिन B12 की कमी से आएगा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया, आयरन की कमी से माइक्रोक्रोनिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया। क्या बेटा? अभी क्या बता रहे थे तब से, तब उधर बात करने में लगे थे। कब से बोल रहा हूँ कि जो आरबीसी गोल होती है तो इसका साइज जो है हंसियाकार हो जाता है ना। तो यदि इसका ऐसा हो गया तो नॉर्मल काम नहीं करेगी, इसी को हम बोलते हैं एनीमिया। देसी स्टाइल में सीख लो इतना।
ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो भी उसको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया बोलेंगे। आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस को ये बता चुका था पहले। और ऑर्गन ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन जो जाएगा बोन मैरो। आरबीसी की बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एक और बोले थे नाम, हीमोपोइसिस, है ना। और जहां बनता है इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। द फर्स्ट आरबीसी कहाँ बनता था, फर्स्ट आरबीसी बोला था ना कल। सेकेंड टाइम पे लीवर, थर्ड टाइम गुड। पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेगी, लेकिन यह है कि घर में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, हाँ तभी तो याद है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आरबीसी इज प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा, लीवर, स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड्स। ये भी आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा प्लेसेंटा में भी बन जाता है, लीवर में भी, स्प्लीन में भी और थाइमस ग्लैंड में भी। डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी अकर इन स्प्लीन, स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब स्प्लीन को हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, नहीं कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, है ना। ये जो होता है मतलब स्प्लीन जो होता है, पता है क्या होता है स्प्लीन, मतलब कब्रिस्तान। स्प्लीन मतलब कि एक छोटी सी थैली होती है जो 250 से 300 ml ब्लड स्टोर करके रखती है, ठीक है। जब हमारे ब्लड शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो वो ब्लड उसको दे देती है। जितनी आरबीसी की डेथ होती है ना, तो स्प्लीन में जा के हम उसको दफनाते हैं। क्या लिखा है, कब्रिस्तान ऑफ द, आज लेकिन मज़ा आ गया। लास्ट टॉपिक अपना क्या है, WBC, ठीक है। क्या अपना टॉपिक, WBC। WBC में अपन समझेंगे कि WBC का मतलब, सबसे पहले इसका नाम क्या है, तो वाइट ब्लड कॉर्पुकल्स, ठीक है। WBC एक टाइप का टिश्यू है जो कि क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि अपनी RBC है, ये RBC है, RBC की सरफेस पे यहाँ पे अटैच होते हैं क्या, WBC। आरबीसी की सरफेस पे क्या अटैच होते हैं, WBC। यदि हम बात करें तो जो ये वाला हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, RBC है। अब यदि आप RBC की सरफेस में देखोगे ना, तो देखो ये वाइट कलर की ये है ना, जो ये वाइट कलर के, ये क्या अटैच है, WBC। ये RBC सरफेस में WBC, सरफेस में WBC, ठीक है। RBC के सरफेस में क्या अटैच होता है, WBC। और जो WBC होती है वो एक टाइप का क्या होती है, एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है। और जो WBC है, तो दो टाइप्स की WBC होती है। एक WBC एकदम प्लेन है और एक WBC ऐसी होती है कि उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो हम इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, WBC हमारा कितने टाइप्स का होता है और कैसे कैसे पार्टिकल डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट ब्लड कॉर्पुकल्स का बात करें, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आएगा 8000 से 11000। यदि आपकी बॉडी में 11000 से ज़्यादा WBC है तो भी आपकी बॉडी में गड़बड़ है, और यदि 8000 से कम है तो भी गड़बड़ है। मतलब नॉर्मल केस में यदि ये वाला नॉर्मल रेंज नहीं है, मतलब आपको कोई ना कोई बीमारी है, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नॉर्मल रेंज के अंदर है तो सही है, ठीक है। चलो अब यदि हम बात करें तो मैंने बोला था कि जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है दो टाइप का, एक है ग्रैन्युलोसाइट, एक है एग्रैन्युलोसाइट। मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होगा, ग्रैन्यूल्स होंगे, और एग्रैन्युलोसाइट में कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं है, प्लेन है, क्लियर। अब जो ग्रैन्युलोसाइट्स है ये 3 टाइप्स के होंगे, देखिए, ठीक है। मतलब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, न्यूक्लियस होगा मल्टीलोब्ड, समझो इसके अंदर न्यूक्लियस है वाइट में, लेकिन वहां पे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, क्लियर। चलिए अब जो हमारा ग्रैन्युलोसाइट है, ग्रैन्युलोसाइट देयर आर 3 टाइप्स। पहले सिर्फ नाम याद रखना है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। ग्रैन्युलोसाइट आर 3 टाइप्स, बोलो, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल।
और दो टाइप लिम्फोसाइड एंड मोनोसाइड। अब पता है यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी आरबीसी ग्रेन्युलोसाइट्स है और कौन सी आरबीसी एग्रेन्युलोसाइट्स हैं। एग्रेन्युलोसाइड में 2 आते हैं, मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। ग्रेन्युलोसाइड में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बैसोफिल। एसिडोफिल को कभी कभी इओसिनोफिल भी बोलता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करेंगे टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, मतलब कि जो हमारा 100% WBC में कि कौन सी WBC सबसे ज़्यादा है, किसका कितना परसेंट है। तो न्यूट्रोफिल 65 से 70%, एसिडोफिल 4%, 0.5 से 1%, 25 से 30%, 4 से 18%। तो एग्ज़ाम में आएगा ये और ये, मतलब एग्जाम में आपके वही पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, जो या तो सबसे कम पाया जाता है, बीच वाला कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यदि हम बात करें तो एवरेज साइज 10 से 12 माइक्रोमीटर है, किसका किसका न्यूट्रोफिल। मतलब कि जो हमारी WBC का साइज होता है वो RBC के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा होता है। RBC का कितना बड़ा था, ये देख लो। WBC कितना है, 10 से 12, 10 से 14, 8 से 10, 6 से 16, 12 से 20। मतलब WBC RBC से ज़्यादा बड़ी होती है। क्लियर? फिर एवरेज लाइफ RBC कितने दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन। ये 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, 5 से 6 दिन और 24 घंटे। लाइफ स्पैन किसकी ज़्यादा है, RBC की ज़्यादा है। लेकिन यदि यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा लिम्फोसाइट, क्योंकि ये 5 से 6 दिन जिंदा रहती है। या तो आपसे पूछा जाएगा सबसे कम 12 घंटे, 10 घंटे बैसोफिल। ठीक है, उसके बाद देखो इनका शेप, तो सबका शेप तो स्फेरिकल ही है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस अलग अलग हैं। तो इसमें न्यूक्लियस है हाईली लोब्ड, या इसी को बोलते हैं मल्टी लोब्ड। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बहुत सारे लोब्स होते हैं। किसमें, न्यूट्रोफिल में। एसिडोफिल में कैसे होता है, बाई लोब्ड, सिर्फ 2 न्यूक्लियस होते हैं। और इसमें बैसोफिल में एस शेप। कैसा रहता है न्यूक्लियस, एस शेप। यहाँ पे एक ही लार्ज न्यूक्लियस होता है और यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप होता है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टैनिंग क्या होती है पता है, ब्लड को निकाल के जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं ना कांच की स्लाइड में, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैनिंग। तो यहाँ पे जो स्टैनिंग होती है वो एसिड बेस स्टैनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड बेस स्टैनिंग, इओसिन स्टैनिंग। ठीक है, मिथाइल ब्लू स्टैनिंग, ये भी मिथाइल ब्लू स्टैनिंग, ये भी मिथाइल ब्लू स्टैनिंग। क्लियर? फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे जो एसिडोफिल्स होता है उसमें है फीवर और टेनियासिस और एस्केरियासिस नाम जैसी बीमारियों को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हिस्टामाइन सिक्रीट करता है। और हिस्टामाइन किससे सिक्रीट होता था, मास्ट सेल से। मतलब ये एक टाइप का एंटी एलर्जिक मटेरियल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, मतलब कि बैसोफिल भी एक कैसा होगा, एलर्जिक मटेरियल को कंट्रोल करेगा। इसके बाद जो हमारा लिम्फोसाइड है ये मेन एंटीबॉडी बना रहा था बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड, बी सेल और टी सेल। तो वहाँ पे पूरा का पूरा काम यहाँ लिख देना। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो डायपिडेसिस और मेन फैगोसाइटोकिसिस और स्कैवेंजर। डायपिडेसिस मतलब क्या होता है कि जो जैसे मान लो कि अपनी बॉडी में बैक्टीरिया अटैक किया तो बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा, तो उसको हम डायपिडेसिस। मेन फैगोसाइटोसिस मतलब फैगोसाइट कर लेना, अंदर कैप्चर कर लेना। स्कैवेंजर मतलब सफाई कर्मी का काम करता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह की जो डेड बॉडी रहेगी उसको सफाई करती है। तो WBC मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, जबकि इतना ज़रूरत नहीं है। अपने एग्जाम में क्या आएगा, सबसे पहले WBC का नॉर्मल काउंट पूछता है, फिर WBC में पूछा जाता है कितने टाइप का, 2 टाइप, ग्रेनुलोसाइड और एग्रेनुलो। जहाँ पे ग्रेनुल है, जहाँ ग्रेनुल नहीं है। जहाँ ग्रेनुल है वो 3 थे, न्यूट्रो, एसिडो और बैसो। और यहाँ पे मोनो और लिम्फो। मोनो में याद रखो कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है किडनी शेप, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। इतना ही पूछा, जितना तुम्हारे चार्ट में बना दिया ना, इसका बहुत अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छे लेवल पे